नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया के साथ इधर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं श्वेता लक्ष्य जी के साथ उसके घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इन दोनों की ही विदाई हो जाती है। यहाँ अनिका एक पल के लिए तो मल्होत्रा हाउस में रुकने की सोचती हैं, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर आलिशा उसे याद दिलाती है कि उसे वहाँ पर गुलेरिया हाउस में उनके वेलकम के लिए भी तो तैयारी करनी चाहिए ना स्वाति आंटी के लिए, तो इसलिए अब नानी माँ ही अनिका को कहती है कि हाँ, अनिका की ज़रूरत अब गुलेरिया हाउस में है और इसलिए वो सब इधर आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस से भी सारे मेहमान अब विदा होकर चले जाते हैं। सभी अब उन्हें जाने की परमिशन मांगते हैं। अब यहाँ पर स्वाति और करण दोनों ही अब अपने एंट्रेंस पर खड़े थे और उनके पीछे पीछे यहाँ पर सभी लोग आ गए थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ नंदिनी भाभी, जिसने पहले से ही यहाँ पर श्रेया राजलक्ष्मी इन सब के साथ तैयारी पूरी कर ली थी, वो भी यहाँ पर एक आरती की थाली को सजाए हुए अपने हाथों में लेकर आती है। सच में ये थाली बहुत ही सुंदर सी थी। एक चांदी की थाली थी जिसके ऊपर भी डेकोरेशन की हुई थी। तो वहीं अब राजलक्ष्मी के हाथ में चावल से भरा हुआ एक कलश था, जो कि अब वो स्वाति के सामने जहाँ पर स्वाति खड़ी हुई थी जस्ट उसके बिल्कुल सामने नीचे रख देती हैं। तो यहाँ पर अब नंदिनी भाभी भी सबसे पहले अब स्वाति और करण की आरती उतारती हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये काम किसी बड़े को करना होता है, लेकिन क्योंकि अब लेडीज में यहाँ पर बड़ा कोई भी नहीं था तो इसलिए ये काम अब यहाँ पर राजलक्ष्मी करती है। और अब वो कहती है चाची जी, नंदिनी भाभी ये सब करती है तो अब वो कहती है कि चाची जी अब आप अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराइए, ये शुभ होता है। ये सुनते ही अब स्वाति बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे कि उसे कहा गया था। तो इसलिए अब वो स्वाति भी अब अपने दाहिने पैर से अब उस कलश को गिरा देती है, जिससे अब वो चावल से भरा हुआ कलश अब नीचे गिर जाता है। तो वहीं वो सब अब उसके वेलकम पर क्लैपिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर श्रेया सामने आरती की थाल को रख देती है। तो अब वो कहती है आइए आंटी, और उसकी ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने दोनों ही पाँव को अब उस थाल में रखती है, क्योंकि यहाँ पर इस थाल में उसके पद चिन्हों से निशान घर में होने वाले थे। और उसके बाद अब यहाँ पर जब स्वाति मल्होत्रा अपने दोनों ही पैरों को भी से थाल में रखती है, तो अब यहाँ पर उसके पैरों की छाप अब वो यहाँ पर गुलेरिया परिवार के अंदर की तरफ अब अपना जब पहला कदम रखती है तो उसकी छाप अब वहीं पर ही बननी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जा रही थी और उसके साथ में करण भी आगे बढ़ रहे थे। इनके पीछे पीछे बाकी सब लोग आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लतिका तो गाड़ी में ही सो गई थी। इसलिए भी यहाँ पर आलिशा शारदा आंटी से कहती है कि आप एक बार लतिका को लेकर आ जाइए और आप लतिका को फिर सोफे पर सुला दो। अब यहाँ पर उसके कहे अनुसार अब यहाँ पर शारदा अब लतिका को पकड़ कर लेकर आती है और वो वहाँ पर लतिका को सोफे पर ही सुला देती है। तो वहीं क्योंकि पिंकी भी अब तक सो चुकी थी, तो अब आकाश भी अब पिंकी को वहाँ पर धीरे धीरे पकड़ कर लेकर आ रहा था और अब वो भी वहाँ पर पिंकी को लतिका के साथ में सोफे पर सुला देता है। जैसे ही आकाश ने यहाँ पर पिंकी को सुलाया, तो अब यहाँ पर इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तो है ही नहीं। इसलिए अब आकाश उन सभी से कहता है वो रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर वो कहाँ है, किसकी गाड़ी में आए हैं, वो बच्चे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब सभी को अचानक से आभास होता है कि सच में वो सब तो इसके बारे में भूल ही गए। आखिर ये तीनों बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो तीनों भी तो इन्हीं के साथ ही होने चाहिए थे ना। अब जैसे ही सब इन तीनों बच्चों के बारे में पूछने लगे, तो अब यहाँ पर रोहित कहता है
वो क्या है ना कि वो माँ के साथ हैं, वो अपनी दादी माँ के साथ रुकना चाहते थे। रोहित ने जैसे ही ये कहा, उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया बड़ी ही हैरानी के साथ कहते हैं, क्या क्या सच में मेरी लिटिल एंजल यहाँ पर नहीं है? अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी लिटिल एंजल को तो अभी यहाँ पर होना चाहिए था ना। सच में वो तो ये सब देखकर कितनी खुश होती, भला ऐसे कैसे वो वहीं पर ही रह गई? अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब अनिका बात को संभालते हुए कहती है, पापा वो अपनी दादी माँ के साथ रहना चाहती थी, और आप खुद ये देखिए ना पापा, अगर वो यहाँ पर होती भी ना तो वो अब सो रही होती, क्योंकि देखिए सब बच्चे कितने थक चुके हैं। और आपको पता तो है ही कि जब से ये सारे ही फंक्शन शुरू हुए हैं तब से ही बच्चे बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे। और फाइनली क्योंकि अब शादी हो चुकी है तो बच्चे आराम से अपनी नींद निकालेंगे, इसलिए बच्चों को तो सोना ही था। और आप खुद ही देखो, अब यहाँ पर भी जो बाकी के बच्चे थे वो भी तो सो ही रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि रिया अब यहाँ है या वो अपनी दादी माँ के पास है। अब यहाँ पर अनिका करण गुलेरिया को ये समझाने की कोशिश करती है, तो अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, हाँ मेरे ख्याल से अभी सभी को आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि सच में शादी के इन फंक्शनों की भागदौड़ में थक तो सभी ही गए हैं, इसमें बच्चों की भी क्या गलती है? बच्चों ने तो सच में बड़ों से भी ज़्यादा भागदौड़ की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चों ने ही किया है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, ठीक है अब बच्चों ने सच में बहुत मेहनत की है। इस बात पर बड़ी रानी कहती है, हाँ वो तो है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखो ना, यहाँ पर तारीफ तो करनी ही होगी, क्योंकि स्वाति के वेलकम के लिए भी यहाँ पर अब श्रेया, नंदिनी, इन सब ने कितना अच्छा सजाया है। सच में घर को बहुत अच्छे से सजाया गया है। इवन वेलकम की तैयारी भी कितने अच्छे से की है, मानना पड़ेगा, मेहनत तो इनने भी की है। अब उसकी इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, वैसे सिर्फ घर को सजाया है या फिर इनके रूम को भी सजाया गया है? अब धनंजय की ये बात सुनते ही जहाँ पर अब राजीव अब अपनी स्माइल को कंट्रोल कर रहे थे, तो वहीं बड़ी रानी अब कहती है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, वो सब आप देख लीजिए। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर बड़ी रानी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं, तो वहीं अब आलिशा और अनिका ये दोनों अब स्वाति मल्होत्रा को करण गुलेरिया के रूम की तरफ लेकर जाने लगती हैं। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब उनके पीछे पीछे ही जाने ही वाले थे कि तभी अब धनंजय और राजीव जब देखा कि करण भी अब पीछे पीछे ही जा रहे हैं, तो वो करण को वहीं पर रोकते हुए कहते हैं, करण 1 मिनट रुक, तू कहाँ जा रहा है? चलो हमारे साथ, हमें कुछ काम है। और ये कहते हुए ही वो दोनों ही अब करण गुलेरिया की तरफ बढ़ते हैं। इधर करण गुलेरिया अब उन्हें हैरानी से देखता है कि आखिर उन्हें अब ऐसा क्या काम है। तो अब यहाँ पर वो दोनों ही अब इससे पहले करण कुछ भी कहता कि वो करण का एक एक हाथ पकड़कर उसे अब अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो वहीं अब बाकी सभी भी एक एक करके अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सच में बाकी सब बहुत ही थक चुके थे, इसलिए वो अब अपनी इस थकान को उतारना चाहते थे, वो अभी आराम करना चाहते थे। इधर अपने रूम में आने के बाद अब रोहित भी अब विंडो के पास खड़ा कुछ सोच ही रहा था, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में अपने कमरे में आ चुका था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी महारानी को इस मैटर में इन्वॉल्व होने की। महारानी को इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कवि अवंतिका की ये इच्छा थी कि स्वाति की शादी के दिन ही स्वाति के हाथों से ही यशवंत मल्होत्रा की मौत होगी। तो महारानी को इसके बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अरे उन्हें पता नहीं है कि आखिर कौन है कवि अवंतिका? सच में वो कवि अवंतिका के डिसीजन के विरुद्ध गई हैं। मैं मानता हूँ वो भले ही अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हर एक बात, उनकी हर एक इच्छा का आज भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना जब वो कविन के पद पर थी तब किया जाता था। यहाँ रोहित अभी अपने इन्हीं ख्यालों में था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कवि के यहाँ पर महारानी ने इस तरह से कवि अवंतिका के डिसीजन के विरुद्ध गई। अगर आज महारानी ये सब नहीं करती तो आज यशवंत मल्होत्रा की मौत निश्चित थी। यहाँ रोहित अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही था कि तभी अब उसके कंधे पर अब एक हाथ आता है।
जिसे महसूस करते ही अब रोहित कहता है, क्या क्या तुम श्योर हो अनिका कि वो दोनों स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में ही होंगे? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती हैं, हाँ मिस्टर मारवा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ हुआ है क्या, या आपको किसी तरह का कोई डाउट है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, होपफुली अनिका कि वो दोनों वहीं पर ही हों। होपफुली अनिका कि तुम्हें अपने लिए हुए इस डिसीजन पर आगे चलकर कोई पछताना ना पड़े, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि जो तुमने ये डिसीजन लिया हो वो सही हो अनिका, क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता था कि नेत्रा किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। नेत्रा के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो ना। अरे वो किसी को भी सम्मोहित करने का मैं बस कुछ ही सेकंड लगाएंगी और वो दोनों फिर से बाहर। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर मारवा, सब कुछ अभी तक अंडर कंट्रोल है। और वैसे भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का ये केस तो इंस्पेक्टर अब्बास ही हैंडल कर रहे हैं ना, तो ये तो उन्हीं के हाथों में जाना ही था। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अनिका कि क्या महारानी खुद यशवंत मल्होत्रा को मारना चाहती है। इस बात पर अब अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगती है, क्योंकि जैसे ही रोहित ने महारानी का नाम लिया तो अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि आखिर रोहित महारानी के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि महारानी का ये डिसीजन तो खुद अनिका ने ही लिया था। इधर उसकी इस बात पर अब अनिका हैरानी से रोहित को अब देखते हुए ही कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मारवा? हाँ, आखिर महारानी उन्हें खुद क्यों मारना चाहेगी? इस बात पर अब रोहित कहता है, हानिका, जिस वक्त कविन अवंतिका की मौत हुई थी उस वक्त एग्जैक्ट उनके साथ क्या हुआ था ये तो कोई भी नहीं जानता है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब अपने मन में ही कहती है, अरे वो कबूतर जिसे नानी माँ ने वहां पर देखा था वो इसके बारे में जरूर जानता होगा, क्योंकि उस कबूतर ने तो वो सब कुछ देखा था। और वैसे भी मैंने बस महारानी के नाते अपना एक सजेशन दिया था, जिसके बदले में नानी माँ ने कहा था कि ठीक है तुम इस डिसीजन को ले सकती हो, लेकिन इसके बाद जो होगा उसके लिए खुद के मन को पक्का कर देना। क्योंकि यहाँ पर अब अनिका यही सब अपने ख्यालों में सोचती है। या अनिका को इधर अपने ख्यालों में इस तरह से खोया हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, तुम कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो अभी? क्या सच में तुम्हें भी ऐसा कुछ लगता है? और वैसे भी एनीवे छोड़ो, जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आज यहाँ पर कविन अवंतिका के डिसीजन को जो उन्होंने साल पहले ही तय किया था उसे इस तरह से आज उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। लेकिन एनीवे देखता है अब इसका रिजल्ट क्या मिलता है। वैसे क्या तुम्हें सोना नहीं है क्या? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, बस यूं ही कुछ ध्यान आ गया था। चलिए सो जाते हैं। सच में आज का दिन कितना थकान भरा था। ये सुनते ही अब रोहित भी अब कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर अब अनिका इधर अपनी ही सोच में थी कि वो प्रोफेसर वांगापटू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्रीति को सौंप देगी। प्रीति इस काम को अच्छे से संभाल सकती थी, क्योंकि प्रोफेसर वांगापटू को से उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी थी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसकी जो ये पर्सनैलिटी थी, जो वो अभी सर जी बने हुए थे, उसको ठीक करना था। और वो खुद अब कविन अवंतिका के बारे में पता लगाने जाएगी, क्योंकि अब अनिका के लिए जरूरी हो गया था कि वो कविन अवंतिका के बारे में सब कुछ पता करे। इसके लिए भले ही उसे पूरी दुनिया में ही क्यों ना घूमना पड़े। अनिका ने भी यहाँ पर अपने आप में ही एक डिसीजन ले लिया था कि उसे सच में अब इस कविन अवंतिका तक पहुंचना बहुत ही जरूरी हो गया है कि आखिर वो कौन थी, क्या थी, कैसे थी और कैसे उसने यहाँ पर ये सब डिसीजन पहले ही ले रखे थे। ये सब सोचते हुए अनिका अब अपने मन में ही कहती है कि उसे ये काम करना अब जरूरी है। लेकिन अब इसकी शुरुआत वो सबसे पहले यहाँ पर रोहित की नानी से करेगी, क्योंकि उससे पहले वो एक बार उसकी नानी से मिलेगी और उसके बाद ही उसे वहां से शायद कुछ पता चल सकता है। अनिका भी अपनी ही सोच में थी कि इधर रोहित अभी बाथरूम में आकर अभी बेड पर आकर बैठ जाता है। रोहित को इस तरह से आकर बैठा हुआ देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, वो मेरे साथ बाथरूम में चलिए ना। वो क्या है ना कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है,
क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि मुझे इस लहंगे को निकालने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अब लेटते हुए कहता है, तुम किसी और से हेल्प ले लो अनिका, और वैसे भी गुलेरिया हाउस में फीमेल्स की कोई भी कमी नहीं है। सॉरी अनिका, मैं तुम्हारी इसमें अब कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ये कहते हुए ही रोहित यहाँ पर अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इधर रोहित का ये कैसा एटीट्यूड देखकर तो अब अनिका कहती है, क्या वाकई में मिस्टर मारवा आप अब क्या मुझसे नाराज हैं क्या? लेकिन ऐसे कैसे आप ऐसे कैसे मुझसे नाराज हो सकते हैं मिस्टर मारवा? और आपने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया? अरे भला मैं ऐसे किसी से कैसे हेल्प ले लूँ? हाँ, जब यहाँ पर आप हैं तो मुझे किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यानी का ये कहते हुए अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर यही सोचती है कि अब इसे कैसे खोलूंगी, क्योंकि रोहित ने तो अब सच में साफ अनिका को मना कर दिया था कि वो किसी और से हेल्प ले ले। और अनिका अब यही सोचती है कि अब उसके लिए ये बटन खोलना सच में मुश्किल होगा। ये तो मुंह फुला कर सो गए, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसलिए अब अनिका सोचती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करती हूँ, मैं आलिशा के रूम में जाकर ही उससे ही हेल्प ले लेती हूँ। और ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाती है और अब वो आलिशा के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब अनिका आलिशा के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही अब दरवाजा खुला तो सामने आलिशा को देखकर अब अनिका कहती है, सॉरी आलिशा, मैं इस वक्त भी तुम्हें परेशान करने के लिए आ गई, लेकिन आई नीड योर हेल्प। अनिका ने ये जैसे ही कहा तो ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, हाँ कोई बात नहीं अनिका, अंदर आओ, क्या हेल्प चाहिए? आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका अंदर आ जाती और अब वो देखती है कि लतिका यहाँ पर आलिशा के साथ सो रही है। ये देखकर तो अब अनिका आलिशा से कहती है, क्या बात है आलिशा, क्या लतिका आज अपने कमरे में नहीं सो रही है? वो अपने कमरे में भी तो सो सकती थी। ये सुनते ही आलिशा कहती है, हाँ वो इसे आज हमने अपने पास ही सुला दिया है, वैसे ये तुम्हारा रूम भी है, तुम्हें पता है ना? अब ये सुनते ही अनिका कहती है, हाँ आलिशा, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ये हम दोनों का रूम है। अब चलो ना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब ये सुनते ही आलिशा कहती है, हाँ तो ठीक है, चलो बाथरूम में चलो। और ये सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों ही अब यहाँ पर बाथरूम में चली जाती हैं। तो वहीं आलिशा की हेल्प से अनिका अब अपने कपड़े चेंज कर लेती है और अब वो कहती है, थैंक यू आलिशा मेरी हेल्प करने के लिए। इस बात पर अब आलिशा कहती है, इट्स फाइन अनिका, वैसे अनिका ये काम तो तुम किंग से भी करवा सकती थी, यानी कि अपने मिस्टर मारवा से भी तो करवा सकती थी, तो फिर तुम्हें यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वो क्या है ना आलिशा, वो सो रहे थे और इसलिए मैंने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। इस बात पर अब आलिशा कहती है कि वो सो रहे हैं या फिर वो नाराज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अनिका कि तुम्हारे मिस्टर मारवा यानी कि किंग तुमसे नाराज हों, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं की हो? अब आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ऐसा ही कुछ समझ लो आलिशा, मुझे भी यही लग रहा है कि वो मुझसे नाराज हैं। अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती हैं, एक बात कहें हम? देखो अनिका, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम एक बात कहें? इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो यहाँ पर आलिशा को परमिशन देती है अपनी बात कहने के लिए। तो यहाँ पर अब आलिशा कहती है, देखो अनिका, हमें पता है कि आप अपने मिस्टर मारवा से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी अपने प्यार को शो भी करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना तुमसे मिली हूँ, जितना तुम्हें जानती हूँ, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुम अपने प्यार को कभी भी शो नहीं करती हो, जिस तरह से किंग करते हैं तुम्हारे लिए सबके सामने। आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं करती तो हूँ आलिशा, लेकिन अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, देखो अनिका, चॉइस इज योर्स, मैं बस जो मेरे मन में आया मैंने वो बस तुम्हें कह दिया, अब डिसीजन तुम्हारा होगा। क्योंकि अनिका, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें वो शो भी करना होता है, नहीं तो
हालांकि किंग भी जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके लिए ये शो करना चाहिए जैसे वो करते हैं। यानी का बालिशा को गुड नाइट बोलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं अब बालिशा भी अब अपने रूम के दरवाजे को अनिका के जाने के बाद अब बंद कर लेती है और अब दरवाजे को बंद करते हुए अपने मन में कहती है, हमें कल ही यहाँ से जाना होगा। माँ और लतिका से इस बारे में हम बात करते हैं। वैसे भी काफ़ी वक्त से हम यहाँ पर इंडिया में ही हैं। यहाँ अलीशा अब लतिका के बगल में आकर लेट जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने रूम में पहुंच जाती है। अपने रूम के बाहर आकर वो दरवाजे को खोलती है। वो जब अंदर आती है तो वो देखती है कि रोहित तो सच में काफी गहरी नींद में सो रहा था। रोहित को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब अनिका भी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसके बगल में जाकर सो जाती है। और अब वो क्योंकि रोहित यहाँ पर गहरी नींद में था, इसलिए वो रोहित के हाथ को फैलाकर अब अपना सिर उसके ऊपर रखकर सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया के रूम में स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी, तो वहीं अब तक करण गुलेरिया भी अब उस रूम में आ जाते हैं और वो अब अपने सामने स्वाति को देखकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में करण ने इस पल का न जाने कितने ही समय से इंतजार किया था। एक पल के बाद तो उसे सच में जब स्वाति की शादी हो गई थी तो उसे सच में अपना ये सपना टूटता हुआ लगा था। इवन उस समय वो खुद भी टूट गए थे, लेकिन अब आज स्वाति को इस तरह से अपने सामने देखकर मानो उसका बरसों का सपना पूरा हो गया हो। और अब करण गुलेरिया स्वाति के सामने अब बेड पर आकर बैठ जाते हैं और अब वो बेड पर बैठते हुए ही कहते हैं, स्वाति आज तुम खुश हो। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं करण, मैं खुश नहीं हूँ। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा के दुपट्टे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या सच में तुम खुश नहीं हो? करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण तुम्हें तो सब पता है ना कि मेरी माँ कौन है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या तुम्हें उस औरत पर भरोसा है स्वाति? और ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे भीमेश्वरी गांव जाना है। देखो करण, मेरे लिए वहां पर जाना कुछ बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले मुझे फिर से एक बार राजमहल में जाना है। अभी स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ स्वाति कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि यहाँ पर बात तुम्हारे वजूद की है, तुम्हारी अपनी माँ की है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं करण, तुम नहीं समझ सकते हो कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस अब बहुत हो गया है। उन्हें अब जस्टिस मिलेगा। आज उनके एक कातिल की मौत पक्की थी, लेकिन देखो ना, वो आज बच गया। अब स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं स्वाति, ये सही नहीं होता, क्योंकि अगर आज यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा की मौत होती, वो भी हमारी शादी के दिन, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता स्वाति, क्योंकि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इसमें क्या गलत था करण? हाँ, अरे जो वो इंसान है ही मौत के लायक, इसलिए उसे तो मरना जरूरी ही था। और क्या ही फर्क पड़ता है वो आज मरता या फिर कल। अब ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि उस वक्त कवीना अवंतिका और उन सभी के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई होगी? क्या तुम्हें उनके बीच में होने वाली इन बातों के बारे में पता है? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं करण, मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं जानना जरूर चाहती हूँ कि आखिर उनके बीच में क्या बातें हुई होंगी, किस तरह से महारानी ने किस तरह से ये सब हुआ होगा। अब यहाँ पर इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, इसमें तुम्हारी ही मदद धनंजय के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है स्वाति। इसलिए इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है करण, मैं उससे बात करती हूँ ये सब जानने में। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, स्वाति ठीक है, तुम आराम कर लो, ठीक से सोई भी नहीं होगी, क्योंकि जब से तुम फिर से पेरिस से आई हो तब से तुम्हारे चेहरे की रौनक ही बता रही थी। तुम्हारा चेहरा सच में साफ साफ मुरझाया हुआ दिख रहा था। वो बात अलग है
है कि इस तरह से पूरे फैमिली के सामने तुमने किसी के भी सामने उस बात को आने नहीं दिया और अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर कर रखा हुआ। लेकिन मैं तो ये सब जानता हूँ ना स्वाति, इसलिए तुम थक गई हो, अभी थोड़ा सा आराम करो। इधर यहाँ पर करण की ये बात सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो वहाँ पर बेड से उठकर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब यहाँ पर मिरर के सामने आकर बैठ जाती है और अब वो एक एक करके अपनी ज्वेलरी को निकालने लगती है। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अपनी ज्वेलरी को निकाल कर उसे टेबल पर रख देती है और इसके बाद अब वो यहाँ पर करण गुलेरिया से कहती है, मेरे करण मेरे बैग में मेरा नाइट सूट होगा, प्लीज प्लीज वो दे दो ना। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण कहते हैं, ठीक है स्वाति, तुम बाथरूम में जाओ और हाँ एक बार शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े निकाल कर देता हूँ। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक है करण, और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा बाथरूम में चली जाती है तो वहीं करण गुलेरिया भी अब स्वाति के बैग को अब अनपैक करने लगते हैं। और जैसे ही अब उस बैग को खोलते हैं तो अब वो उसमें से एक नाइट गाउन निकालकर वो अब बाथरूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। तो जैसे ही इधर अब स्वाति ने अंदर से दरवाजा खोला तो भी यहाँ पर वो अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, चुपचाप मेरा गाउन दो करण, वरना देखो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि कैसे अच्छा नहीं होगा स्वाति, लाइक सीरियसली। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पहले मुझे मेरा गाउन दो। अब ये सुनते ही करण गुलेरिया अब सबसे पहले अपने हाथ को अंदर की तरफ बढ़ाकर अब वो उस गाउन को दे देते हैं। तो वहीं अब कुछ देर के बाद जब स्वाति मल्होत्रा आती है तो अब वो कहती है, तुम सुधरने वाले नहीं हो ना करण। स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं तुम्हारा पति हूँ स्वाति, अब मेरा तुम पर पूर्ण रूप से अधिकार है। ये कहते हुए ही करण अब अपने कपड़ों को निकालकर अब अंदर बाथरूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने बालों को सुखाने लगती है और अब वो कहती है, अब जाकर सच में मुझे रिलैक्स मिला है। अरे सच में पता नहीं ये लड़कियां किस तरह से इस शादी में इतने हैवी लहंगे, इतनी हैवी ज्वेलरी पहन लेती है। सच में मुझे तो एक आफत आई हुई थी। अरे इतने वक्त से इतना हैवी लहंगा, ज्वेलरी और वो मेकअप, अरे मेरे तो ये सब बस का ही नहीं है। वैसे बच्चों ने अच्छा डेकोरेट किया है इस रूम को। ये सब सोचते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब बेड पर आकर फिर से बैठ जाती है। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया भी बाथरूम से बाहर आ गए थे और अब करण गुलेरिया स्वाति को देखकर कहते हैं, क्या सोच रही हो स्वाति तुम। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ नहीं, हनीमून के लिए पेरिस चलें क्या। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या वाकई में तुम हमारे लिए पेरिस चल रही हो, लाइक सीरियसली स्वाति, देखो मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया कहते हैं, चल झूठी, क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से मैं ही मिला। और ये कहते हुए ही अब वो स्वाति के बगल में आकर लेट जाते हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा भी अब करण गुलेरिया के सीने पर अब अपना सिर रखकर अब अपनी आंखें बंद करते हुए ही अब वो सोचती है, मुझे एक बार धनंजय से बात करनी होगी। और ये सब सोचते हुए स्वाति मल्होत्रा की भी खुद कब आग लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता, क्योंकि सच में स्वाति मल्होत्रा बहुत ही थक चुकी थी। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब उन्हें अब अपनी बाहों में इस तरह से भरकर सो जाते हैं, क्योंकि जो सुकून आज करण गुलेरिया को इस तरह से स्वाति को अपनी बाहों में उसका सिर रख के सुलाने में आ रहा था, वो शायद उसे पहले कभी भी नहीं आया हो। क्योंकि करण गुलेरिया तो आज इसी चीज से ही खुश थे कि फाइनली उन दोनों की शादी हो गई। वो दोनों इस शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए, भले ही अभी उनकी एज कुछ भी क्यों ना हो। अगली सुबह यहाँ पर गुलेरिया हाउस में अब 10 बज चुके थे। यहाँ पर अब नंदिनी भाभी अपने रूम में जल्दी से उठकर फ्रेश होकर अब वो नीचे हॉल की तरफ आ जाती है। और जब वो नीचे हॉल की तरफ बढ़ रही थी तो वो अपने मन में यही सोचती है, आज तो सच में बहुत ही लेट हो गया है और बच्चों का स्कूल भी आज तो छूट गया है। ये सब सोचकर ही अब नंदिनी भाभी जैसे ही किचन में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर शारदा ने तो पहले से ही
अब वो तो अपने काम में लगी हुई थी। उसे इस तरह से अपना काम करता हुआ देखकर अब नंदिनी भाभी कहती है, शारदा आंटी, वैसे अभी तक कोई जगह नहीं है क्या, या आज मैं ही लेट हूँ? नंदिनी की इस बात पर अब शारदा आंटी कहती है, नहीं मैडम, वो रोहित मारवा और धनंजय पीरामल तो कब के जाग गए हैं और वो दोनों अभी अपनी रनिंग के लिए गए हैं और साथ के साथ जिम करने के लिए भी, क्योंकि जिम करने के बाद वो फिर शावर लेने के लिए गए हैं। मैं तो उनके हिसाब से अभी वो एग्जोटिक सलाद और बॉइल्ड वेजिटेबल रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर शावर लेकर आएंगे तो उन्हें अपना ब्रेकफास्ट चाहिए होगा ना। शारदा की इस बात पर अब नंदिनी कहती है कि और जूस उनका क्या? ये सुनते ही शारदा आंटी कहती है, हाँ बस अब जूस भी रेडी कर ही रही हूँ। इस बात पर अब नंदिनी भाभी कहती है, तुम रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और हाँ, वैसे भी तुम्हें पता है स्वाति आंटी को क्या पसंद है? अब नंदिनी की इस बात पर अब शारदा आंटी कहती है, हाँ मुझे पता है, और मैं बस वही बनाने में ही लगी हुई हूँ। जहाँ एक तरफ गुलेरिया हाउस में लंच की तैयारियां हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा भी यहाँ पर तीनों ही बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने में लगी हुई थी, क्योंकि ये सभी भी अब तक पेरिस पहुँच चुके थे।